Good evening, student. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening. चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो क्या था, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना. उसी में आगे मूव करना है हमें. तो उसमें कोई बेटा प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट है किसी का? आप लोगों ने रिवाइज किया? Yes, sir. ठीक है, सब समझ में आ गया? Yes, sir. ओके. तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं, उसी में थोड़ा सा और एप्लीकेशन देखते हैं. तो एक बहुत ही इसका पॉपुलर सा केस है ना, वो मैं लेने जा रहा हूँ नेक्स्ट. कि मान लीजिए कोई एक टावर है जिसकी हाइट मान लेते हैं h, मान लेते हैं 100 मीटर्स, राइट. और यहाँ से एक बॉल है a, इसको ड्रॉप किया गया एट t इक्वल टू 0, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 एट t इक्वल टू 0. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम another body and the ball p is thrown up with the velocity u dash equal to 50 meter per second. You know, 50 meter per second. ओके. और g को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अभी क्या है कि सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के अलोंग है. a इज कमिंग डाउनवर्ड्स, b इज कमिंग अपवर्ड्स. तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पर और कितने टाइम पर ये दोनों मिलेंगी. एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट पोजीशन द कोलिजन बिटवीन देम टेक प्लेस, है ना. अगर एक ही लाइन में तो कोलिजन हो जाएगा, तो थोड़ा सा साइड में तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी. ठीक है. तो चलिए लैंग्वेज में लिख लेते हैं. फाइंड द टाइम, find the time and position when A collides with B. तो दोनों को एक साथ, है ना, t इक्वल टू 0, यानी स्टॉप क्लॉक में t इक्वल टू 0 था तब ऊपर, तो उसको रिलीज किया, छोड़ा, और इसको नीचे से थ्रो किया ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से.
तो पूछा ये गया कि भाई कितने टाइम के बाद और कहां पर ये दोनों का कोलिजन होगा, राइट। तो 1 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे पहले तो ये बताइए कि मान लो कोलिजन यहाँ पे कहीं हुआ है ना, कोई पी पॉइंट है मान लो, एग्जैक्टली बीच में होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, पर किसी एक पी पॉइंट पे होगा, ठीक है ना, यहाँ कोलिजन हुआ। तो दोनों का इस पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है क्या वो सेम है? दोनों के यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है क्या वो सेम है, ये आपको बताना है, या डिफरेंट होगा? भाई ए को रिलीज किया जस्ट और बी को थ्रो किया ऊपर, ठीक है ना। तो अब दोनों जो है पी पॉइंट पे कहीं मिले, तो पी पॉइंट पे जो ये मिले या कोलिजन हुआ, वो जो टाइम था दोनों का वहां तक पहुंचने का, वो सेम था या डिफरेंट? क्या क्या लगता है भाई? सर डिफरेंट। डिफरेंट, ओके। तो जिन्हें लगता है डिफरेंट, ओके, लगता है कि बहुत ही अर्जेंट कॉल है, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी 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 जी। हाँ, नहीं ठीक है सर, आप अगर माइंड ना करें तो मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूँ आपसे, है ना, थोड़ी देर बाद। हाँ जी। तो टाइम अलग लग रहा है कुछ बच्चों को, किस किस को लग रहा है भाई अलग? डिजिटल हैंड ऊपर कर लीजिए। चलिए, श्रेष्ठा को लग रहा है अलग होगा, ठीक है ना। तो ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट से चला, है ना, चले एक साथ, बट पी तक वो अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है श्रेष्ठा को। चलिए, और किस किस को लग रहा है? ओके, श्रेष्ठा को लग रहा है, अंशिका को लग रहा है, ठीक है। तो दो बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों का टाइम अलग होना चाहिए। भाई आफ्टर ऑल इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, उसको ड्रॉप किया था, 0 स्पीड से चला था वो, ठीक है ना। तो अदनान, आपको क्या लग रहा है बेटा? आपने भी कह दिया डिफरेंट, है डिफरेंट होगा। जी सर। ओके, तो 3 बच्चों ने चलिए कह दिया डिफरेंट होगा। चलिए, तो यहाँ पर लेकिन जो मेरा जवाब है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा जवाब ये है कि दोनों को टाइम सेम लगेगा, है ना, दोनों को टाइम सेम लगेगा। अब ये कैसे सेम लगेगा इसको समझना पड़ता है, क्योंकि शुरू में डेफिनेटली लगता है ये कुछ अलग होगा भाई। भाई वो रेस से स्टार्ट हुआ था, ये 50 से चला शुरू हुआ, तो दोनों पी तक पहुंचे हैं, राइट। तो भाई टाइम सेम कैसे हो गया? तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी के हाथ में वॉच है, ऑल्दो दे आर बॉल्स, दे आर पार्टिकल्स, बट इमेजिन करते हैं इनके हाथ में कोई वॉच है, ठीक है। और एग्जैक्टली 4 o'clock ए अपनी जगह से और बी अपनी जगह से चले, है ना, नीचे से ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। दोनों जब आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि भाई तुम्हारी वॉच में टाइम क्या है? तो क्या लगता है दोनों की वॉच में टाइम सेम होगा या डिफरेंट? 4 बजे एग्जैक्टली दोनों ने शुरुआत की, अपनी जर्नी की, अब यहाँ पे आए, 4 बजे शुरू की थी, यहाँ आए, दोनों की घड़ियां चल रही हैं। जब दोनों आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा भाई आपके हाथ में जो वॉच है उसमें टाइम क्या है? तो आपका जवाब क्या है कि ये जो टाइम होगा वो सेम होगा या डिफरेंट? श्रेष्ठा, क्या जवाब है? सर सेम। है ना, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ठीक है ना। जैसे कभी कोई एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप आपके स्कूल से कोई बाइक पे चला आपके घर की तरफ, आप अपने घर से चले पैदल, ठीक है ना, एक ही बात है, बीच में कहीं मिले और दोनों ने जर्नी अपनी एक साथ स्टार्ट की थी, ठीक है ना, आपकी वॉच में एक साथ एक ही टाइम था, कोई मान लीजिए मॉर्निंग का 6 o'clock था, और दोनों ने जर्नी स्टार्ट की, बीच में आए और दोनों ने अपने टाइम मिलाए, तो टाइम क्या वो अलग थे या सेम थे? ऑब्वियसली सेम होने चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम आपको अपने घर से वहां तक लगा पैदल, उतना ही दूसरे को भी बाइक से लगा स्कूल से वहां तक। डिस्टेंस भले ही कुछ भी हो, व्हीकल या स्पीड जो भी हो, बट
अगर एक साथ आप चले हैं और वहां तक पहुंचे हैं तो आपको टाइम जो लगेगा वो लगेगा सेम। तो ये पॉइंट आई होप सभी को क्लियर है। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब हम मान लेते हैं कि लेट आफ्टर टाइम t a एंड b विल कोलाइड, है ना? तो ये हम लिख सकते हैं लेट आफ्टर टाइम t a एंड b विल कोलाइड। चलिए जी, ये भी हो गया कि कोलिजन का जो टाइम है यानी t टाइम के बाद उनका कोलिजन हो जा रहा है। तो a जो चला p तक, तो ये डिस्टेंस था मान लो y1, और जो b यहां से चला वो डिस्टेंस था मान लो y2, राइट? तो y1 में क्या लिख सकता हूँ? y1 मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया ना इसका। तो u तो 0 था, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ g t स्क्वायर। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बाद में 10 रख देंगे, ठीक है ना? तो यानी जो g है ना, वो तो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो y1 हो गया हाफ g t स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल a फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू द पॉइंट p। और वैसे ही अगर मैं y2 की बात करूं तो y2 क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर जा रहा है, रिटार्डेशन है, तो S2 क्या हो जाएगा? यहाँ y2 जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? यानी a यहाँ से यहाँ आ रहा है तो y1 डिस्टेंस होगा। तो हमने पिछली बार इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो फॉर a u इज 0, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या बचेगा? केवल हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? तो यानी इसका जो y1 है वो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये y2 है b के लिए, है ना, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u 50 है उसका, अदरवाइज फॉर्मूला भी u ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो u इज 50 एंड टाइम इज t जो हमने माना, और g तो g है ही। तो ये हमारा y2 आ गया, और हमें मालूम है कि y1 प्लस y2 मिलके क्या होने वाला है? वो h होने वाला है, वो हाइट ऑफ द टावर होने वाला है, जो मैंने इस केस में 100 मीटर दिया है। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो हमारी इक्वेशन 1 है y1 और इक्वेशन 2 है y2। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि y1 प्लस y2 शुड बी इक्वल टू h, यानी हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 100, है ना? ये 100 हो जाएगा बिकॉज 100 तो गिवन है, हाइट ऑफ द टावर वाज 100 मीटर। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये तो हो गया कैंसिल। क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 50t जो है 100 आ गया। तो टाइम कितना आ गया? 100/50, दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये लोग कोलाइड करने वाले हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखें, ए अपनी जगह से चला, बी अपनी जगह से, दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, बीच में कोलिजन हुआ, और ये कोलिजन कितने टाइम के बाद हुआ? ये हुआ आफ्टर 2 सेकेंड। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, यस ठीक है, सर। राइट? और सेकंड पार्ट हमें क्या बताना था? पोजीशन, वेयर द कोलिजन टेक प्लेस। तो या तो y1 निकाल दो, भाई बता दो कि ऊपर से इतना नीचे हुआ है, या y2 निकाल दो, नीचे से इतना ऊपर कोलिजन हुआ है, ठीक है ना? तो अगर मान लो, चलो therefore position from the ground where the collision took place is तो y2। तो y2 का हमारा फॉर्मूला क्या था? ut मतलब 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 इंटू टाइम 2 माइनस हाफ, जी तो हमारा 10 है और टी 2 आया यानी कि 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया हमारा 100 माइनस 20, दैट इज 80 मीटर। तो ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पर ये कोलिजन हुआ है, और अगर टॉप से देखेंगे तो 20 मीटर पर हुआ है। चलिए, क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। गुड। चलिए, तो इसे कंप्लीट कर लें और फिर हम एक नेक्स्ट केस की तरफ चलेंगे, है ना, जो भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, राइट? तो कंप्लीट कर लीजिए, एक आध मिनट का टाइम ले लो और फटाफट कंप्लीट कर लो।
चलिए चलें से क्या नेक्स्ट केस की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आप कंफर्टेबली आपने लिख लिया है तो हम आगे मूव करते हैं। देखिए आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है कि जैसे आपने बैलून है ना, गैस का गुब्बारा देखा ही है भाई, ठीक है ना, तो आपने छोड़ा, ये ऊपर जा रहा है, ऑल दो ये एयर में ही जाएगा, अदरवाइज जाएगा ही नहीं, अब थ्रस्ट लगेगा। बट अभी हम एयर के ड्रैग को अगर निग्लेक्ट कर दें, अभी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग वैक्यूम में करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जी की वैल्यू 10 जो ले लेते हैं, जी तो जी रहेगा बट विस्कस फोर्स लगेंगे, वो हमने निग्लेक्ट करना है, ठीक है ना। तो एक बैलून है जो ग्राउंड से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, ये ग्राउंड लेवल है, और ये एक बैलून है, और बैलून में एक छोटा बास्केट बना देते हैं, दिस इज अ बैलून। तो ये रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी की जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बैलून स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड विद द इनिशियल स्पीड 0 एंड द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आफ्टर 2 सेकंड, तो यहां लैंग्वेज लिख लेते हैं, बैलून starts to move from the ground with zero initial velocity zero initial velocity with a constant acceleration of 2 meter per second square in the upward direction, ठीक है। देन आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड a ball is dropped from it, is dropped from it. Find the time after which this ball reaches the ground, ठीक है जी। तो कितने टाइम के बाद ये बॉल रीच करेगी ग्राउंड पर, ये बता। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि ये एक बैलून है, ठीक है ना, तो ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, ऐसा करना, ऊपर जाना, ये ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो 2 सेकंड के बाद कुछ हाइट पे पहुंचेगा, और वहां से एक बॉडी को वहां पे ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप कर दिया, यानी उसके बास्केट के नीचे का बंदा बैठा हुआ है, उसने क्या किया, हाथ से बॉल निकाला और हाथ से ऐसे ड्रॉप कर दी, छोड़ दी। अब आपको ये सोचना है कि भाई ये जो बॉल है ये वापस ग्राउंड तक कितने टाइम के बाद पहुंचने वाला है ना, ये आपसे पूछा गया। मुझे बहुत सी बातें पूछ सकते हैं कि किस स्पीड से वो कोलाइड करेगा ग्राउंड, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल क्या है, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे पहली चीज जो मैं पूछने आ रहा हूँ वो ये है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच दिस बॉल रीचेस द ग्राउंड। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। सर, हाँ जी बोलो बेटा। आपने क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रखा है और यहाँ पे जो आपने डायग्राम के साथ लिखा है वो अलग है। तो कौन सा ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, क्या अच्छा लग रहा है आपको? सर 2 ले लेते हैं। चलिए 2 ले लें, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ एंड इट इज 2। चलिए बिल्कुल सही है। तो 2 से ये ऊपर जाना शुरू होता है और 2 सेकंड के बाद एक बॉल को इससे ड्रॉप किया जाता है ना। तो बताना ये है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल ग्राउंड तक पहुंचेगा। चलिए तो इसका पहले तो डायग्राम मैं बोलूंगा आपसे कि डायग्राम बनाओ, थोड़ा सोचो थोड़ा सा क्या होने वाला है ना, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे सवालों का ना डायग्राम बनाओ हमेशा। यानी सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से चला ए तक पहुंचा, फिर यहाँ से ऐसा हुआ, कुछ हुआ, है ना, ये सब इमेजिन करो, डायग्राम फॉर्म में लेके आओ इसे, और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा सवाल। तो 1 मिनट का टाइम केवल।
डाटा मतलब क्वेश्चन तो नोट कर लिया आपने? यस सर। लाइए तो डायग्राम इसका बनाते हैं हम लोग मिलके। आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, तो इसको मैं ओ ले लेता हूँ। यहाँ से चला, ये यहाँ तक गया, यहाँ तक पहुंचा बैलून, मान लो ये पोजीशन ए है, तो यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया। तो पहले आपको ये सोचना है, ये भी पूछा था कि बार कि जब बॉडी को ड्रॉप किया, दैट बॉडी विल डायरेक्टली कम टू द ग्राउंड या पहले ऊपर जाके फिर नीचे आएगी? व्हाट विल हैपन? डायरेक्टली नीचे आएगी। डायरेक्टली नीचे आएगी। और दूसरा, जो ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने का जज्बात वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होती है या नॉन जीरो भी हो सकती है? सर जब Whenever तक में तब तक तो जीरो है, पर ड्रॉप करने के बाद तो वेलोसिटी होगी ना उसमें। नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बॉडी को ड्रॉप करने का जो मीनिंग है वो क्या होता है? मेरा एक तो होता है थ्रो, है ना, थ्रो करना तो अलग चीज है, और एक होता है ड्रॉप करना, मतलब छोड़ दिया बस, छोड़ना। तो छोड़ने पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो है या नॉन जीरो भी हो सकती है? ये है सवाल। जैसे अगर मैं इस पेन को पकड़ के यहाँ से छोड़ू अभी, तो आप क्या बोलोगे? इनिशियल स्पीड क्या थी? जीरो थी या नहीं थी? या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नहीं है? सर जीरो। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा है? व्हेनेवर वी ड्रॉप अ बॉडी, कहीं से भी ड्रॉप करें, है ना, तो क्या वो जीरो होगी हमेशा? जैसे फॉर एग्जांपल सर इस हो बैलून, सकता है कि यहाँ पे हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नहीं बात यहाँ ग्रेविटी की नहीं है, बात यहाँ कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बैलून वाला केस ही ले लें, इस बैलून से इस बॉल को ड्रॉप किया गया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब ड्रॉप किया था, जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग, क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लें, क्या वेलोसिटी ले लें जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग? इज इट जीरो और नॉन जीरो? तो जीरो। जीरो, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन आती है बात। और फिर मैं यहाँ पे आपसे क्या करूंगा? डिसएग्री। मैं कहूंगा नहीं भैया जीरो नहीं। अब आप कहेंगे क्यों, है ना भाई, क्यों क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? तो इसको हम समझते हैं कि ड्रॉपिंग का जो मीनिंग है ना बेटा, वो क्या है कि बॉडी को ना हमने अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया, बस जस्ट छोड़ा है, छोड़ा। तो इसका मतलब एज अ रूल ये याद रखना, रूल ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही वही होगी जो जस्ट ड्रॉप करने से पहले थी। ड्रॉप करने के जस्ट बाद वही वेलोसिटी होगी जो कि ड्रॉप करने से पहले थी। ये बात समझना। जैसे इस वाले केस में, रेस्ट में मैंने ड्रॉप कर दिया, है ना, और ये नीचे गिरा। तो जब मैंने ड्रॉप किया तो उसके ड्रॉप करने से पहले की जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो। तो ड्रॉप करने का जस्ट बाद की भी क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं सपोज, एंड दिस पेन इज मूविंग अलोंग विद मी, ये प्लेटफॉर्म लिफ्ट है, मान लो ऊपर जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ, मेरे हाथ में पेन भी है। तो अगर मैं कहूँ कि ड्रॉप करने के जस्ट पहले मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इफ माय वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे हाथ में जो पेन है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? 10 ही होगी ऑफ कोर्स, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। भाई मेरे साथ आइए, मेरे साथ जा रहा है ऊपर। तो इसका जो वेलोसिटी है वो भी 10 है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये पहले बात समझनी है। अगर लिफ्ट में मैं खड़ा हूँ, है ना, और लिफ्ट के साथ जा रहा हूँ ऊपर और मेरी वेलोसिटी 10 है, तो पेन की भी क्या होगी? 10। तो जब मैं इसको जस्ट छोड़ूंगा, तो छोड़ने पर किया क्या मैंने? बस मेरे हाथों की जो फोर्स थी वो हटा दी, बाकी एमजी तो लगी रहा है। भाई अर्थ ने जिस फोर्स से खींचना है, एमजी जो लगना है वो तो लगना ही है, बट मेरे हाथ वाला जो कॉन्टैक्ट फोर्स था वो हट गया, वो खत्म हो गया। इट मीन्स व्हाट? कि जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग इसका वही वेलोसिटी होगा जो कि रूल एज अ रूल मैंने बताया, तो जस्ट पहले था। यानी ड्रॉप करते ही इसकी वेलोसिटी क्या है? अभी 10 है और ऊपर की तरफ है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। Although the language, the word uses dropped, but its initial velocity is not zero because drop करने के just पहले भी जो उसकी velocity थी वो जीरो नहीं थी, ये ऊपर जा रहा था। तो ऊपर जाती हुई चीज को बस मैंने छोड़ा ही तो है, और छोड़ते ही अभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, जी से रिटार्ड होगा वो अलग बात है। रिटार्ड होगा, धीरे 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 स्लो होगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और फिर वापस लौटना शुरू होगा। ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे किसी बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर थ्रो कर दिया हो। थ्रो करूंगा तो ऊपर जाएगा, स्लो होता हुआ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर वहां से लौटेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। तो इसका मतलब ये कि बैलून, है ना, मान लो इस एच हाइट तक आ गया। सर मतलब बॉल की वही वेलोसिटी होगी जो मतलब बैलून की वेलोसिटी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।
जो बैलून की जो वेलोसिटी है वही बॉल की होगी और वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में u। एंड अगर ये ऊपर है तो क्या करेगा भाई, ये पहले ये ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर लौटेगा और लौट के फाइनली यहाँ तक पहुंचेगा। और मुझे इस वाली पूरी जर्नी का टाइम बताना है। यानी अगर ये ए है, ए से ड्रॉप किया और ये फाइनली बी है, तो ए से लेकर बी तक का जो टाइम है वो मुझे बताना है। लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले बॉल क्या ऊपर ही आएगी या सीधा नीचे आएगी। तो अभी हम क्या जवाब देंगे कि अगर ग्राउंड से हम देखेंगे तो हमें लगेगा पहले ये ऊपर जाएगी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऊपर है, पहले ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी और फिर लौट के नीचे आएगी। ऐसा दिखेगा किसी ऑब्जर्वर को जो ग्राउंड से देख रहा है। ये बात देखिएगा, समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब ये तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे टाइम 0 था, t इक्वल टू 0 पे हमने बैलून को ऊपर भेजा था और ये u है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द u मतलब वेलोसिटी v है बेसिकली, o से लेके a तक की जर्नी की बात करें तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो दिस फाइनल इज इनिशियल, क्योंकि o पे तो भैया 0 थी, प्लस 80 और एक्सेलरेशन क्या है, चलो 80 लगा देते हैं। Then a is 2 and the time is 2, so this velocity is 4 meter per second and the direction is upward. तो इस बात को अच्छे समझेंगे, ये वेलोसिटी 4 है ना, just after dropping the velocity is 4 and in the upward direction. क्या ये क्लियर है? सर फॉर्मूला में कैसे वैल्यूज पुट की एक और बार बता दो। फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट की है? देखो हमने फॉर्मूला लगाया है v इक्वल टू u प्लस at, और v मतलब वेलोसिटी एट a, u मतलब वेलोसिटी एट o, और एक्सेलरेशन तो पता ही है, टाइम पता ही है। तो वेलोसिटी एट a तो है u, फिलहाल मैंने u ले लिया, चलो इसको u डैश ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वेलोसिटी एट a is u डैश एंड द वेलोसिटी एट o is 0 बिकॉज़ बैलून ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो तो रेस्ट से स्टार्ट की थी ना, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, और रेस्ट से स्टार्ट किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी एट o क्या ले लूंगा मैं, 0। यस सर अब आ गया। आ गया। और टाइम तो मालूम, ए मालूम ही आपको 2 है और टाइम भी मालूम है 2, तो ये आपका 4 मीटर पर सेकंड आ गया इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल से? यस सर। गुड। अब बात करते हैं भाई, हमें इंटरेस्ट है ए से लेके बी तक के टाइम में। तो क्या कहें कि फॉर द जर्नी ए टू बी ऑफ द स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी वेक्टर फॉर्म में क्या लोगे? सर अपवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड एंड अपवर्ड है तो प्लस का लेंगे, आगे आई जे कैप भी लगा सकते हो, जे कैप पता ऊपर जे है तो जे, नीचे है तो माइनस जे। लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने कब आपको वेक्टर नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का 10 है, क्योंकि जी है ना भाई, एक बार उसने बैलून को छोड़ दिया, अब उसका 2 से कोई लेना देना नहीं है। 2 किसका एक्सेलरेशन था? बैलून का। वंस इट हैज लेफ्ट द बैलून, नाउ इट इज अंडर ग्रेविटी, इट्स मोशन इज अंडर ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन इज 10 और 9.8 है ना, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज डाउनवर्ड है। क्या क्लियर है? यस सर। ओके। अब बात आई एच की, क्योंकि अगर एच नहीं पता होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा, तो हम प्रॉब्लम को आगे नहीं ले जा पाएंगे, है ना। हाइट तो सही है, तो हाइट के लिए क्या करोगे, हाइट फाइंड करना पड़ेगा, और हाइट को फाइंड करने के लिए फिर ओ से ए जर्नी के लिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओ से ए जर्नी जो है उसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दोगे। तो एस निकालना है, यानी कि एच बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो यू क्या है इनिशियली ओ से जर्नी का 0, और हाफ इनटू ए क्या था 2, बैलून का ए, और टाइम क्या था 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो दैट इज ये भी क्या आ गया 4 मीटर। तो एच की वैल्यू भी क्या आ गई 4 मीटर। इस बात को समझो, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। आज क्या है, ठीक। तो हाइट आ गई 4 मीटर, है ना। अब वापस आते हैं अपनी कौन सी वाली जर्नी, ए से लेके बी तक की जर्नी। तो अब ए से लेके बी का जो जर्नी है उसके लिए अब एच भी हमें पता लग चुका है, यानी एस भी पता लग चुका है। तो यू तो हमें मालूम ही था, यू क्या था
प्लस का 4 और ए क्या था माइनस का 10, राइट। और एस हो जाएगा क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपको सोच के बताना है। यानी जो स्टोन की जर्नी है फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए आपको जो एस लेना है, एस डिस्प्लेसमेंट, वो क्या लेना है, प्लस और माइनस और कितना, बताइए। ये डायग्राम बना दिया मैंने। यानी जो एच है, ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है एंड उसका साइन क्या है। हाँ जी बताइए। सर हमें ए से लेके बी तक करना है ए से लेके बी, सर, कोई सो आई टाइम तो थिंक इट मस्ट बी माइनस माइनस, राइट, एंड -4, क्योंकि हमने अभी भी एच निकाला है जिसकी वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब हमारा एस इस केस के लिए क्या हो जाएगा, -4। सब लोग क्लियर हो जाए। ए से लेके बी जर्नी के लिए, है ना, ए से बी जर्नी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो अपवर्ड है, बताया ना, बैलून से ड्रॉप किया तो उसका जो वेलोसिटी है जो कितना आया था 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। और जो एस है डिस्प्लेसमेंट, तो एस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से लेके फाइनल तक का, यानी यहां से लेके इसको ज्वाइन करना है ऐसे, तो दिस इज एस, एंड सिंस इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव, डाउनवर्ड है तो इसे लेना पड़ेगा नेगेटिव। क्या ये क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब इस इक्वेशन में लगा देते हैं। कौन सी इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन द वेक्टर फॉर्म। तो s तो लेना पड़ेगा मुझे माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है, u लेना मुझे पड़ेगा मुझे प्लस का 4 बिकॉज अपवर्ड है, टाइम मुझे निकालना है तो अननोन है, a डाउनवर्ड ही है तो माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इन टाइम आ गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। तो इसे हम लोग शायद सॉल्व कर ही लेंगे सब लोग। यहाँ तक पहले समझ लीजिए अच्छे से कि ये क्वाड्रेटिक जो बनी है वो कैसे बनी है, एस क्यों नेगेटिव लिया है, यू क्यों पॉजिटिव लिया है, ए क्यों मैंने माइनस लिया है, ये एकदम क्लियर कर लीजिए, और नहीं है तो पूछ लीजिए। तो सब लोग यहाँ तक पहुंचो और फिर इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आई है? यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो ये 5 है, तो 5t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है ना, माइनस, ठीक है, राइट। चलिए अब फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो जो t है वो क्या, माइनस बी, यानी कि 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस, 16 5 से क्या होता है बेटा 80, और नीचे आ गया 10, तो ये आ गया 96, 4 प्लस माइनस 96 अपॉन 10। तो 96 का कैसे लिख सकते हैं वैल्यू, क्या होता है 96? चलो देखते हैं। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड देन 4, एक 4 से और करेंगे तो क्या आएगा 6, देन 2, √6 भी रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 4 इंटू 4 2 इंटू 3, है ना। 96 जो है वो क्या है 4 इंटू 4 2 इंटू 3, तो 4 पेयर जो है एक बाहर आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 4 √6, और नीचे क्या है 10, नीचे है 10। और आपको मालूम है नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है टाइम की, तो t को 0 से स्टार्ट होता है, तो भाई नेगेटिव टाइम इज नॉट अलाउड। तो फाइनली द आवर आंसर इज, यानी जो टाइम उसको लगा ऊपर से नीचे आने का वो था 4 प्लस 4 √6 अपॉन, ये मैंने 2 लिख दिया, 10 है ये, अपॉन 10, ठीक है ना। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है नहीं करना है अप टू यू, तो यहाँ तक रख सकते हैं हम लोग। तो दिस मच इज द टाइम द बॉल विल टेक फ्रॉम ए टू बी। क्या ये क्लियर है? यस सर। कंप्लीट भी कर लीजिए और देख लीजिए क्या कोई डाउट तो नहीं है। और पूरा केस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यानी ग्राउंड से एक बैलून शुरू हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से,
एक हाइट तक पहुंचा, वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, बट ड्रॉप वाली चीज पहले ऊपर गई क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी थी, फिर वो ऊपर से नीचे आई, है ना। जो टोटल टाइम लेना है उसके लिए हमने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगाई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s हमारा क्या था, -4 डाउनवर्ड जो था, ठीक है ना, जो हमने अलग से निकाला। u था हमारा प्लस का 4 और a था 10 विद माइनस साइन, और t हमने निकाला जो आया 4 + 4√6 अपॉन 10। चलिए, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और देख लीजिए कोई डाउट तो नहीं है। अब छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हम निकालेंगे, जैसे u के टर्म्स में अगर हम कहेंगे u से अगर थ्रू करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या है, और किसी h हाइट से बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो h डेप्थ कितनी देर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे सवाल आप भी लोग सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले की तरह भी हो जाएगा और आप उसको अप्लाई भी करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल रिलेशंस। चलिए, तो ये देखिए क्या ये कंप्लीट है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ जी, अंशिका बेटा कंप्लीट हो गया। यस सर। चलिए, टाइम लेना ले लो, वैसे कोई इशू नहीं है, अगर 1-2 मिनट चाहिए तो आराम से ले लो। पूरा प्रॉब्लम ध्यान से देखो, क्या कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है इजी, मतलब ऐसा टफ नहीं है, पर इसमें जो ड्रॉपिंग वाला कंसेप्ट है वो बच्चों का थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज रहता है। भाई मैं तो पूरा मान लूंगा ना, एक दिन बुआ हम सारे बैठे चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक बहुत ही छोटा सा केस मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर किसी पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकता हूँ यू से, तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है ना, सिंपल सा एक्सप्रेशन, तो लिख लेते हैं, इफ अ पार्टिकल is thrown up with an initial velocity of u, find the expression of maximum height attained by it. Maximum height attained by it. चलिए देखिए, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा ये वो बताना है। तो यहाँ तक गया, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो किसी पी पॉइंट तक पहुंचा, उसे चला, और ये एच हाइट है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। तो कौन सी इक्वेशन लगा दें और क्या कर लें बताओ, विच इक्वेशन विल वर्क? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, बहुत बढ़िया। तो थर्ड इक्वेशन हमने लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस 2gh लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और नेगेटिव लिखना पड़ेगा, एंड v इज 0, u गिवन है, और ये 2gh आ गया, तो यहाँ से h का एक्सप्रेशन आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, छोटे छोटे रिजल्ट, जिसे फटाफट हम लोग कर लेते हैं, याद भी कर लेंगे। यानी u से अगर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट जहां पे ये पहुंच सकता है वो होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। जरूरत पड़ती रहती है तो यूज भी कर लेंगे, और ड्राइव तो हम हमेशा कर ही सकते हैं। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, डन।
Yes, sir. ठीक है ना, इतना टाइम सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, तो उतना पूछ लेता हूँ मैं जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से थोड़ा सफिशिएंट है। चलिए आगे हम करें, देखें आगे केस। यस सर। ओके Yes. नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो किसी एच हाइट से ड्रॉप किया जाए, एच हाइट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको बताना है कि फाइनली जस्ट कोलिजन से पहले की वेलोसिटी क्या है और इसका टाइम कितना लगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द वेलोसिटी बिफोर collision and the time it takes to reach the ground। तो दो छोटे छोटे फिर से एक्सप्रेशंस कि कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा, और गिवन क्या था, ओनली हाइट, नथिंग एल्स। ड्रॉप किया है, एच हाइट है, तो एच के टर्म्स में हमें आंसर देने हैं कि कितने टाइम तक नीचे पहुंचेगा और उसकी स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर कोलिजन विद द ग्राउंड। तो पहले क्या निकालना चाहेंगे, क्या निकालोगे भाई? Time. टाइम। ओके, तो पहले टाइम निकालते हो आप लोग, तो क्या निकाला जाए, मतलब कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? Second equation. तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है Yes, ना। sir. तो h आपका है ना, s हो गया, वैसे माइनस भी ले सकते हो चाहो तो, बिकॉज नीचे है ना, तो माइनस h, और u आपका 0 है और a भी डाउनवर्ड है इसलिए वो भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फाइनली द टाइम इज 2h अपॉन g होल अंडर रूट, है ना, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम का। ठीक है ना, छोटे छोटे रिजल्ट्स फटाफट कर लेते हैं। चलिए अब फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, स्पीड का, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। Sir, first equation. फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा इस टाइम को यूज करना चाहते हो आप, ठीक है ना। Yes, ओके sir. ओके, पर मैं आपसे कहूंगा चलो टाइम मान लो अभी तो पता है हमें, अगर मालूम नहीं पता होता तो क्यों ना थर्ड इक्वेशन यूज कर लें, Yes, sir. ठीक है ना। चलो हम थर्ड करते हैं, फर्स्ट भी कर लेंगे उससे भी आएगा, वैसा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, याद है ना a डॉट s। अब a जो है वो भी डाउनवर्ड है, g है, और s जो है वो भी डाउनवर्ड है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0, और cos 0 क्या होता है, +1। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। g का मैग्नीट्यूड g है, h का h है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, so एंगल इज 0 एंड cos 0 इज 1। तो लगाते हैं, चलिए v निकालना है हमें, u तो 0 है, हमें मालूम है u 0 है, और ये तो फिर 2gh आ जाएगा, तो v हमारा आ गया 2gh का होल अंडर रूट। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज की है, बाकी आप सेकंड से, टाइम से भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये वो रिजल्ट है जो हमें थोड़ा याद भी रखने वाला, थोड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है ना। यानी अगर एच आई से ड्रॉप करते हैं तो कितने टाइम में पहुंचता है, क्या स्पीड होती है उसकी, है ना, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हम जल्दी से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना, पर यूज करते करते फिर हमें याद भी हो जाते हैं, तो याद रखने भी है, मतलब बहुत कोशिश नहीं करनी याद करने की, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। पर ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये रिजल्ट है ना, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हमें लर्न याद, ठीक है। चलिए, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट भी हो गए, क्या सब कुछ समझ आ गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके गुड। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी चीज है जिसके लिए थोड़ा सा कैलकुलस रिक्वायर्ड होता है, तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का आइडिया है? Yes, sir. है. ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज तो हमने कर लिए हैं, अब उसको हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना, यूजिंग द कैलकुलस मेथड, है ना, ये आपके अपने स्कूल में काम आएगा, कहीं भी टेस्ट वेस्ट होता है तो पूछते हैं आपसे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, डेरिवेशन
ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन चलिए फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, यूजिंग द कैलकुलस मेथड। तो आपको दो मेथड होते हैं, आपको याद होगा 9th में आपको ग्राफ मेथड से भी करवाया गया था, है ना, और अभी 11th में कैलकुलस मेथड होता है, बाकी ग्राफ से भी पूछ सकते हैं। तो यूजिंग द कैलकुलस मेथड, चलिए तो डेफिनेशन से चलेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, जो ए होता है वो होता है dv बाय dt, और dv बाय dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये आपको मालूम है, तो ये आइडिया हमें होना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफरेंशिएशन से। तो dv बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए जो है वो dv बाय dt है और एक कांस्टेंट है, ये हमें मालूम है। तो इस डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया और हमने लिखा dv इज देन इक्वल टू a dt, a dt। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, यानी v एक तरफ कर लिया, टाइम एक तरफ कर लिया, a तो कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो ये चाहो तो लिखना नहीं है आपको, पर याद रख लेना है, ये वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है, सेपरेबल। और अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट। इंटीग्रेट भी आता है सबको थोड़ा बहुत, बेसिक बेसिक, एवरीबॉडी नोज। यस सर। ये सबके बिहार पे श्रेष्ठा ही जवाब दे रही है, बाकी भी बताओ भाई कुछ। सुष्मित आपको आता है भाई? अमन जवाब नहीं दिया भाई, अमन। यस सर। ओके भाई, जिसका नाम मुझे नजर आ रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब इसका यूज कैसे करना होता है, इंडिकेशन अगर बेसिक आपको मालूम है तो इसकी लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, है ना। तो टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और जब टाइम t था तो वेलोसिटी क्या थी, v। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे लिमिट्स हम रखते हैं, लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। और लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो dv का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, तो v होता है, और ये हम लिखते हैं लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब a कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर ही आ जाएगा, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t, और इसके लिमिट्स भी क्या है, 0 टू t, लोअर लिमिट अपर लिमिट, है ना, 0 टू t। अब यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना। तो मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि सेम पेज पे हो जाए। तो v माइनस u, और ये आ गया a t, तो v बराबर आ गया u प्लस a t। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारी पहली इक्वेशन है कैलकुलस मेथड से। चलिए लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर, ठीक है। साथ साथ अगर कर रहे हैं तो कर लिया होगा। सेकंड 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 देखते हैं, चलिए चला जाए सेकंड पे। अच्छा, अब कोई बच्चा अगर इसका इंटीग्रेशन का बिल्कुल भी आइडिया ना हो, मतलब है अगर नहीं तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो आराम से, कुछ अगर देने की जरूरत है तो मैं आपको दे दूंगा आइडिया। सभी को स्टेप समझ में आ गया है? अब जिसने कैलकुलस नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं आएगा, बट कैलकुलस थोड़ा बहुत तो देखो पढ़ना ही है ना। अगर रिक्वायर्ड है तो मैं बताऊंगा। हाँ जी अंशिका, समझ में आ यस गया ये? सर। समझ में आ गया ये वाला बेटा, स्टेप समझ में आ गए, यस सर। है ना। सब लोग ऑनेस्टली देख लेना भाई, है ना। ये टॉपिक में पूरा पढ़ा दूंगा, डिफरेंशिएशन सर वाला। हाँ हाँ बोलो। पर यहाँ पे यू तो है ही नहीं। कहाँ पे यू नहीं है? नहीं ठीक बात है। एक्चुअली v एक वेरिएबल है, मतलब
वेलोसिटी है वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसी का जो लोअर लिमिट है वो u है और अपर लिमिट p है। मतलब v जो है वो खुद ही चेंज हो रहा है, जैसे 2 से 3 तक है, 2 से 5 तक है मान लो, या 1 से 5 तक है, या 0 से 10 तक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका लोअर लिमिट क्या है, जब टाइम 0 था तो जो भी वेलोसिटी होगी उसे इनिशियल बोलेंगे ना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट आती है ये है लोअर लिमिट u, जो नीचे लिखा हुआ मैंने, और अपर लिमिट क्या है v, ऑल दो dv हम बोल रहे हैं, है ना। v तो जनरल है वेलोसिटी, सॉरी, और v का जो वैल्यू है, जैसे मैं u ना v बोल के क्या करता, 2 से 5 तक इंडिकेट करता, तो मुझे जस्ट 5 - 2 लिखना था, ठीक है ना। तो यहाँ u का जो मतलब रहेगा v की ही वैल्यू है इनिशियली, और वो v जो ऊपर लिखा है वो v की ही वैल्यू है फाइनली, यानी t टाइम के बाद, राइट। तो ये बात आपको यहाँ समझनी है। क्या आ गई समझ? अंशिका आई नहीं आई? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करते हैं इसे। सर जो लास्ट में आपने बताया था वो। लास्ट मैंने जो बताया, तो पहले तो मैं आपसे सीधे सीधे बोलूंगा कि क्या, बहुत ऑनेस्टली बोलना कि इंटीग्रेशन का आपको आइडिया है या नहीं, आपका जो नहीं है चलेगा। सर पहले अगर पता था, अब शायद भूल गई। ओके ओके, चलो फिर मैं अभी नोट वोट मत करना, मैं आपको लोगों रफ पे थोड़ा सा बताता हूँ। कोई भी फंक्शन होता है तो आइडिया है ना, जैसे y इज इक्वल टू मान लो x की पावर 5 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रल y dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा इंटीग्रल x टू पावर 5 dx, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ जो होता है वो क्या होता है, पावर को ऐड कर देते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं, अलजेब्रिक होता है तो 5 + 1 ओवर 5 + 1, तो ये हो जाता है x की पावर 6 ओवर 6। क्या ये फॉर्मूला आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है? यस सर पढ़ा है। शाबाश। और अगर लिमिट्स हो, लिमिट्स जैसे मान लो ये 1 से लेकर 2 तक होता, 1 से लेकर 2, तो मैं क्या लिखता, यहाँ बार्स लगाता, यहाँ लिखता 1, यहाँ लिखता 2, तो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते, पहले अपर लिमिट पुट करते x की जगह, तो ये हो जाता 2 की पावर 6 अपॉन 6, अपर लिमिट पुट करके फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अभी x की 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 6 अपॉन 6, और इसको जो सॉल्व करेंगे है ना, वो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ये ऐसा पहले आपने पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। डन, गुड, इसका मतलब आइडिया है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने अगर मान लो लिखा, जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं, केवल dx को, क्या आता है बेटा, x। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर ये 1 तो लिखा ही हुआ है और x की पावर 0 लिखी हुई है, ऐसे मान लो x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 + 1 ओवर 0 + 1, यानी ये आ जाएगा x। यानी मुद्दे की बात ये है कि इंटीग्रल dx की जो वैल्यू है वो x होती है। क्या ऐसा आपको सुना हुआ है, देखा हुआ है, या समझ में आ रहा है? इंटीग्रल dx को यस सर। अच्छा, और इंटीग्रल dt को मैं खाली t लिख सकता हूँ, इंटीग्रल dy को मैं खाली y लिख सकता हूँ, ये ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ओके गुड। तो अगर dv है, dv को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, खाली v लिख सकता हूँ। जैसे dx का x होता है, dy का y होता है, dt का t होता है, वैसे dv का खाली v होता है। यस सर। और अगर ये लिमिट्स 2 से 3 होती मान लो, तो मैं क्या करता, मैं लिमिट्स रखता 2 से 3, तो पहले अपर लिमिट v की जगह 3 लिखता, फिर माइनस, और फिर v की जगह 2 लिखता, तो ये मेरा 3 - 2 आ जाता, यानी कि 1। यस सर। लेकिन अगर ये dv को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और लोअर लिमिट u है सिंबल में, भाई इनिशियल वेलोसिटी यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, तो dv का तो पहले मैं v ही लिखूंगा, और फिर ये बाहर लगा के u और v लिखूंगा, फिर v की जगह v यानी अपर लिमिट लिखूंगा, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, और फिर v की जगह u लिखूंगा, लोअर लिमिट है ना, तो ये आ जाएगा v - u। तो क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब अपने डेरिवेशन पे वापस आते हैं, मुझे लगता है एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने क्या किया, देखो जो ये dv था उसको इंटीग्रेट किया तो ये v आया, और लोअर लिमिट u था, अपर लिमिट v था, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v - u, ये ग्रीन वाला देख पा रहे हो आप, v - u। और जो राइट में है a तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है, और dt को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, t आता है, जैसे dx का x, dy का y, dt का t, तो dt का आ गया t, और लिमिट्स 0 से t होंगी, बिकॉज द लोअर लिमिट इज 0 एंड द फाइनल लिमिट इज t। टाइम के बाद देखना चाह रहे हैं हम लोग, क्लियर है ये? यस सर। अब देखो पूरा टोटलिटी में
कि जो भी स्टेप्स मैंने लिखे, यानी डेफिनेशन ए की क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां से हमने स्टार्ट किया। तो ए को लिखा मैंने डीवी बाई डी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहां से लिखा ये, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या किया मैंने वेलोसिटी वाला फंक्शन एक तरफ, टाइम वाला एक तरफ किया। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, वी भी है टी भी है, तो वी को अलग किया और टी को अलग किया हमने। और फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट, यानी क्या लिखेंगे ऊपर लाइन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद प्रॉपर लिमिट्स वी गेट। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, तो राइट हैंड साइड में तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी के v के। और v के लिमिट्स क्या है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी u, और जब टाइम t था तो वेलोसिटी क्या थी v। ये बात समझनी है, ये लोअर लिमिट है तो ये लोअर है, ये देखो यहाँ ये अपर है तो ये अपर है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 से t है, 0 लोअर है, t हायर है, और यहाँ पे u है और ये v है। क्या ये बात समझ में आई? अंशिका, यस सर। समझ में आ गया? तो यानी फाइनली जो है v बराबर आ गया u प्लस ए। क्या ये एकदम क्लियर है? अगर मान लो इतना Yes, सा sir. भी कुछ रह जाए जो क्लियर ना हो, तो यस बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक समझ में ना आ जाए, आपको बस मुझे बताना है कि सच समझ में नहीं आया, बाकी काम मेरा, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम ना आपको पहले से क्या क्या आइडिया है, क्या क्या नहीं। मैथ्स देखो रिक्वायर्ड होगा, फिजिक्स में मैथ्स तो थोड़ा लगेगा, और जो लगेगा वो या तो आपको आता होगा या फिर मैं बताऊंगा, भाई मेरा काम होगा फिजिक्स टीचर का, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ आपको कहीं कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, मैथमेटिकल टूल्स हमने अलग से नहीं पढ़ा, ठीक है, वो भी पढ़ा जा सकता है जिससे, और अदरवाइज जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए ठीक है जी, तो ये अभी सभी को क्लियर है। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, तो मैं ये पेज यहां से शुरू करता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन है मेरी जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, ये डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी से करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता ना। तो वेलोसिटी को मैं ds बाय dt लिख सकता हूँ, ds बाय dt इज v, ठीक है ना। ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो ds अपॉन dt इज v बाय डेफिनेशन। फिर से वेरिएबल सेपरेबल, यानी ds एक तरफ और v dt एक तरफ, सही है। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें मालूम है कि v क्या था, वो तो भाई u प्लस ए टी है, ठीक है ना, वो तो u प्लस ए टी है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब टाइम 0 था तो ये मान लीजिए 0 ही है, या एस नॉट भी ले सकते हैं, है ना, फिर s माइनस एस नॉट को डिस्काउंट कर देंगे। या ये t था तो ये s था, इस बात को समझो। लोअर लिमिट 0 इधर टाइम की, और इधर s की 0, ऑरिजिन से मानना स्टार्ट कर रहा है, और उधर t तक गया और ये s तक गया, अपर लिमिट इज s। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. अब देखो u एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन u t होता है। मैं स्टेप लिख रहा हूँ, आप बताना कि आप क्लियर है कि नहीं। जैसे ds जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो तो आएगा s, लिमिट्स क्या होंगी 0 टू s, और राइट में u का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा u t, और a तो कांस्टेंट है, बट t का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2, और फिर लग देंगे लिमिट्स 0 से t। ये स्टेप पहले देख लो आराम से, क्या ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। गुड। अब हम लिमिट रखते हैं। तो s की लिमिट क्या है, अपर लिमिट इज s, तो s माइनस 0, और यहां पर पहले t के या t रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट, लोअर 0 ही था तो 0 में तो भाई 0 ही आना है, 0 प्लस 0 भी बोल सकते हो। t की जगह 0 पुट करोगे 0 ही आएगा ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन वी हैव ड्राइव्ड यूजिंग द कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई। देख लीजिए क्या ये क्लियर है? Yes, sir.
चलिए, और नोट भी कर लिया क्या आपने? यस सर। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो है क्या? वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना? तो इसकी शुरुआत कैसे करें भाई? इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। a जो है वो dv बाय dt है, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ds और ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ds एंड ds सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। और जो ये ds बाय dt है ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? v लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो कि v क्या था, वो तो ds बाय dt था। तो ये फॉर्म आ जाएगी v dv बाय ds। यहां तक पहुंच जाओ, और ये हम यूज भी करते हैं एक्चुअली, ये a को dv बाय dt या v dv बाय ds। ठीक है, तो a को दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, आइदर वी राइट इट एज dv बाय dt और v dv बाय ds या dx, मतलब वो डिपेंड करेगा, जैसा कंटेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पहले सब लोग पहुंच जाएं कि a को मैं a dv बाय ds लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, वही वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि a और इधर लिख देता हूं मैं ds, और इधर ये v है और ये dv है, यानी v का फंक्शन एक तरफ, ds का एक तरफ। a तो कांस्टेंट है, वो हमें मालूम है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो v का जो इनिशियल वैल्यू है भाई, वो तो u है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो u होती है, तो u से लेके v तक इंटीग्रेट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में s जो है वो 0 से लेके s तक है, मान लो। ठीक है ना? तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, और जैसे dx का x होता है, dy का y होता है, वैसे ds का s होता है केवल, तो ये ds का इंटीग्रल हो जाएगा s। हाँ, लिमिट्स रख दो 0 से s, ये रख सकते हो। और यहाँ पर ये v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट्स क्या है, u से v। यहाँ तक देख लो क्या क्लियर है? ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, a s की लिमिट रखेंगे पहले, क्या, s माइनस 0, और राइट हैंड साइड में हाफ बाहर ले लो, और अपर लिमिट v स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट होता है ना उसे तो बाहर ले आओ ब्रैकेट के, और v की जगह पहले अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट क्या थी, v ही थी, तो v की जगह v पुट किया, एंड देन लोअर इज u, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 को इधर ले आओ, 2as हो जाएगा, तो ये आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन है। सब लोग कंप्लीट कर लें इसे। तो कैलकुलस मेथड से ये 3 छोटे छोटे डेरिवेशंस तो आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत से क्वेश्चंस में भी हम डायरेक्टली नहीं यूज करते, तो इसे डेरिवेशन अदरवाइज में हमें आने चाहिए, करने चाहिए, स्कूल में पूछे जाते हैं, वो तो एक फैक्टर है ही, अदरवाइज वी शुड नो द स्टेप्स, बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। चलिए देखिए, क्या क्लियर है? अब एक एक्सप्रेशन शायद मैं पहले बता चुका हूं, एक एक्सप्रेशन जो डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकंड, तो शायद लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस है ना वो? सर। ठीक है ना? तो वो डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बेसिक डेरिवेशंस होते हैं, है ना? अब बिना ड्राइव किए भी हम उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। चलिए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो फोर्थ फॉर्मूला भी लगे हाथ साथ लिख लो कि डिस्टेंस, चलो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड is given by, तो dn फॉर्मूला, तो dn क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1।
ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन से बनता है कि भाई आपने यूनिट या डायमेंशन भी थोड़ा आइडिया होगा, जैसे पूरी इक्वेशन में जो डायमेंशनली सारी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे u है वो तो वेलोसिटी है, तो यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, पर लेफ्ट में dn है, तो dn डिस्टेंस है। तो केवल डिस्टेंस है या कुछ और है, मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट है या गलत है ये इक्वेशन? क्या तीनों ही पार्ट्स के जो यूनिट्स हैं या डायमेंशंस हैं वो क्या सेम हैं या अलग है? क्या बोलोगे? या मैं यूं पूछ लूं कि dn का यूनिट क्या है, अगर बस यही पूछ लें कि dn का यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे? जस्ट मीटर और मीटर पर सेकेंड? हाँ जी बेटा, dn का यूनिट क्या बोलोगे, मीटर या मीटर पर सेकेंड? सर मीटर। मीटर। dn का मतलब क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड। nth फिफ्थ भी हो सकता था, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, एट्थ भी, बट है तो ये मीटर पर सेकेंड ही, यानी एक सेकंड में चला गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो एक सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये जस्ट मीटर नहीं है। हाँ, अगर कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट इन द फिफ्थ सेकंड बताओ, तो मीटर में बोलते हैं आंसर, यू आर राइट। ये फॉर्मूला ऐसे ही है, मीटर में बोलेंगे कि इतना मीटर चला फिफ्थ सेकंड में, या इतना मीटर चला सेवंथ सेकंड में, एंड सो ऑन। बट अगर यूनिट की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो ये क्या होने वाला है बेटा? सेम, यानी जो वेलोसिटी का डायमेंशन है ना, वही होगा डिस्प्लेसमेंट का भी, है ना। ये बात यहाँ समझ लेनी चाहिए आप। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो ये एक बेसिक जो फॉर्मूले थे ये हम लोगों ने यहाँ पे किए। अब हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने, है ना, यहाँ तक कर लिया हो। अब हम वेक्टर इक्वेशन का थोड़ा सा और एक्सपोजर की बात करेंगे, और वहां से फिर हम मूव कर जाएंगे टू डायमेंशन में। लेकिन टू डायमेंशन में डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। बट आज जो है हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर मान लो आई और जे में एक्सेलरेशन भी गिवन हो, वेलोसिटी भी गिवन हो, तो कैसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, राइट। चलिए, तो इसे नोट कर ले हैं, तो मैं कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। मूव करें आगे। यस सर। चलिए, तो फिर एक सवाल मैं आपके सामने यहाँ दे रहा हूं कि अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2i plus 3j and acceleration is I plus 2j, then what is the final velocity and what is the displacement in time 5 seconds, है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जस्ट हम आपके लिए कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालें और टाइम निकालें आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो आप क्या करने वाले? क्या जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अभी सीखी है वो यहाँ लग जाएंगी डायरेक्टली या नहीं लग पाएंगी? हाँ जी, बताइए। यस सर, लगा सकते हैं। मेरे से बात है, लगा सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। आई प्लस 2j है भाई, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ए कांस्टेंट है। और अगर ए कांस्टेंट है तो दोज इक्वेशंस आर वैलिड, वहां कोई कहीं दिक्कत नहीं है ना। तो एकदम सही कहा आपने। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम t, तो मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ? मैं ये इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ, द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, यू आर राइट। तो u मैं लिख दूंगा 2i plus 3j, और a क्या होगा मेरा सॉरी, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। बस ये सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2i plus 3j, और ये हो गया 5i plus 10j, तो अल्टीमेटली क्या आ गया मेरा? 7i plus 13j। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। 7i plus 13j। देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? कर सकते हैं ऐसा? सबको समझ में आ रही है? यस सर।
गुड। अब अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 5 सेकंड के बाद, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कौन सी क्वेश्चन लगाए भाई, या चलो यहीं लगा लेते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं ये क्वेश्चन लगा सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन तो भी वैलिड है। तो u हमारा क्या, देखो u था 2i प्लस 3j प्लस हाफ a कितना है हमारा, i प्लस 2j और टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं 25। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा देखना पड़ेगा, ये 2i प्लस 3j है और ये कितना भाई हमारा 25/2i प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 25j। तो यहाँ आप 2i में 25/2 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 2 प्लस 25/2 कितना होता है 4 एंड 29/2, तो 29/2 आई कैप और 3 में 25 ऐड हो जाएगा तो 28j कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो आपको अगर आईजेके में मिल जाए तो आप कर पाए इजीली, है ना, इसलिए मैंने सर, हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने यहाँ पे जो हमारे इनिशियल वेलोसिटी थी उससे आपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे नहीं किया, एकदम गलती पकड़ लेते हो तुम, है ना, तो बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यहाँ टाइम जो है 5 था, ये मैंने छोड़ दिया, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। तो मैं फिलहाल इसे तो रब कर देता हूँ और आप इसके आगे खुद से सॉल्व कर लें, है ना, जगह कम थी और मैं जल्दी में ये छोड़ गया। तो चलिए, तो 5 से बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है और आगे सॉल्व करके जो भी आंसर आता है ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सॉल्व आप ही कर लें या फिर बाद में कर लेना, एक ही बात है। पर्पज ये था कि आप इसको मतलब समझ लें कि आईजेके में अगर ऐसे वेक्टर्स गिवन हो तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल निकाल सकते हैं, यू कैन यूज दिस फॉर्मूलास, राइट। चलिए, क्या ये क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए सर। हाँ, अब देखो जो इस चैप्टर में जो सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस वो क्या क्या बनेगी, जैसे मोशन द ग्रेविटी के बाद हम आराम से एंट्री कर सकते हैं किसमें, प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल पढ़ सकते हैं जो 2 डायमेंशन का है ही, ठीक है। फिर आपके रिलेटिव वेलोसिटी भी है, फिर ग्राफ्स भी हैं, है ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स। तो ग्राफ्स को हम नॉर्मली सबसे एंड में ले लेते हैं, और ग्राफ्स लेकिन होते किसके लिए हैं, वो 1 डायमेंशन मोशन के लिए ही होते हैं, याद रखिएगा। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो सब के सब किसके लिए होते हैं, मोशन है 1D के लिए होते हैं, पर वो हम सबसे आखिर में करेंगे, पूरे मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मोशन द ग्रेविटी के बाद हम बिल्कुल प्यार से एंट्री कर सकते हैं इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, क्या मैं स्टार्ट कर दूं टॉपिक, थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो थोड़ा बेसिक बेसिक बातें हम कर लें, यस सर। है ना। तो चलिए, तो यहां से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब केस स्टार्ट कर रहा हूं, वह है मोशन अंडर ग्रेविटी बट इन 2D, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो हेडिंग में क्या, ब्रैकेट में क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2D। तो ये 2D में मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं बस थोड़ा सा एक्सटेंड करने हैं और बहुत आराम से हम इस चीजों को कर सकते हैं, साथ में समझ सकते हैं। देखिए, तो प्रोजेक्टाइल का जनरल मीनिंग ही क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है कुछ और ये ऑरिजिन है, ठीक है। तो जब भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से, चाहे एंगल वो 90 क्यों ना हो, यानी सीधा ऊपर ही क्यों ना हो, उसे भी हम प्रोजेक्टाइल ही कहेंगे, ठीक है ना। बट जनरली हम एक एंगल वाले केस पे ले लेते हैं कि अगर मैंने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो ये कुछ ऐसा पाथ लेता हुआ यहाँ आएगा। और ये हम सब जानते हैं, जैसे जैवलिन थ्रो करते हैं या फुटबॉल को किक लगाते हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा कि बॉल को ऐसे लिया और ये ऐसा पाथ लेते हुए नीचे आई। तो सच अ पाथ या एनी पाथ एक्चुअली जो थ्रो करने के बाद मिलता है उसे हम प्रोजेक्टाइल पाथ कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब वैक्यूम मान लेते हैं, है ना, एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये जो पाथ आता है वो कैसा आता है, पैराबोलिक,
है ना। जैसे कुछ कर्व्स के आपको नाम पता भी होंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन तो मालूम ही है, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर होता है ना। वैसे एक कर्व है, वन ऑफ द कर्व पैराबोला। तो इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक, राइट। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। तो आज बहुत बेसिक सी चीजें हम कर लेते हैं। तो जैसे कि जो चीजें हम यहाँ अभी करने जा रहे हैं, है ना, वो आगे किसी भी सवाल में एप्लीकेबल है। दैट इज जनरल वे, ऑल्दो विल यूज देम टू ड्राइव द फ्यू एक्सप्रेशंस, बट वो ट्रू होंगी किसी भी सवाल को हैंडल करने की, है ना। बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल आएंगे तो भी हम यही करने वाले हैं, और बहुत आराम से ये होने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो जानकारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कंपोनेंट्स लेने की, और वो आपको ऑलरेडी है, वेक्टर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आपसे मैंने पहले भी एक बार सवाल पूछा हुआ था कि पार्टिकल ए पे हो या बी पे हो या सी पे हो, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा। तो आपने बताया था मुझे इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, याद है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो हम यहाँ करने क्या वाले हैं, एज ए स्टैंडर्ड वे हम क्या करने वाले हैं, हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, इट इज u cos थीटा। साथ में आई कैप लगाना है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई कैप, राइट में आई कैप है, लेफ्ट में माइनस आई कैप है, ऊपर जे है तो नीचे माइनस जे, ठीक है। या आई जे को छोड़ के केवल प्लस और माइनस में बात कर सकते हैं, बट ये अंडरस्टूड होता है कि भाई एक्स में है तो वो आई कैप तो होगा। तो सिमिलरली यू आई क्या होगा, यू साइन थीटा, साथ में प्लस छोड़ दो खाली, ऊपर है या जे भी लगा दो, है ना। तो यू साइन थीटा जे कैप हो गया आपका यू वाई। अब एक्स की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है, चलिए आंसर क्या है इसका, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। बोलिए भाई। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, क्या होगा। सर a cos थीटा i। ओके, तो ये अंडरस्टैंड करो कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो किधर है, वो तो डाउनवर्ड है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एक्स कंपोनेंट, और ये एंगल क्या है 90 90। तो यानी इधर का ax जो होगा वो क्या होगा, वो होगा g cos 90, और cos 90 क्या होता है 0। तो इसलिए x कंपोनेंट आने वाला है इस केस में 0। क्या क्लियर है। और यस g जो सर। है, हाँ, और जो एक्चुअली जो नेट एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे ही है। तो इसलिए मैं इसको माइनस जी जे कैप लिख सकता हूँ। तो ए वाई है हमारा माइनस जी जे कैप, या केवल माइनस जी लिख दो। और ए एक्स क्या है 0, और यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या है यू साइन थीटा। क्या ये देखो क्लियर है, ठीक है ये। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे यहाँ पे तीन चीजें निकलवाते हैं, एक तो मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि अपनी जो इक्वेशंस बनाई हैं अभी, जो आप जानते हैं मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हमें चूज करना है प्रॉपर इक्वेशन को, और ये भी चूज करना है कि इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट इक्वेशन, आइदर वाई में है या एक्स में है, जो भी हो वो आपको ठीक से पिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, ऑरिजिन से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है, इसको क्या नाम देते हैं कुछ, पी दे दें। ओ से पी तक पहुंचने का जो टाइम है ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है सेम लेवल पे, जहां से थ्रो किया था सेम लेवल पे जो गिरता है, इसे बोलते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। और जो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट होता है, मैक्सिमम हाइट, है ना, ये जो दूरी है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट एच। तो तीन चीजें आ गई यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज, और एक है मैक्सिमम हाइट। तो इनके एक्सप्रेशन अब हमें यहाँ पे निकालने हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए, और वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, यस ठीक है, सर। टॉपिक ठीक है, कर सकते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ
एक्सप्रेशन ऑफ टी एच एन आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, और टी की कर लेते हैं, और टी है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इक्वेशन को क्या लगाने वाले हैं, इन दी वाई डायरेक्शन, है ना। वाई, क्योंकि वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन को लिखने जा रहा हूँ, तो आप देखें कि मैंने ऐसा क्यों अप्लाई किया। तो मैंने लगाया एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन मैंने लगाई। तो हमने देखा कि ग्राउंड से चला, ग्राउंड पे पहुंचा, तो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि वाई का डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे वापस आ गया है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइनली भी क्या है, 0, इनिशियली भी क्या था, 0। तो 0 माइनस 0 0। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। और यहां से यहां तक आने का जो टाइम था t, वो हमें निकालना है। और रही बात ui की, तो ui हमने देखो क्या लिखा था, ui था हमारा u साइन थीटा, पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ वापस आते हैं, तो लिखते हैं u साइन थीटा, और ये है t माइनस हाफ ए वाई, क्या था हमारा, माइनस में था, g था, तो g t स्क्वायर। तो इसको अच्छे से समझ लो, कुछ नया नहीं है, जो मोशन ग्रेविटी में स्ट्रेट लाइन में हमने किया था वही अब यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अंडरस्टैंड करना है, बॉल ऑल दो यहाँ से गई है, बट वाई में मोशन अलग, एक्स में अलग, बस स्टडी करना है। और इसके लिए हमने कंपोनेंट्स पे पहले ब्रेक कर लिया है, यूएक्स यूवाई लिख लिया है, एएक्स एवाई लिख लिया है, और अब हमें, है ना, प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर इक्वेशन लगानी है। तो समझिएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने वाई में क्यों लगाया, और एस वाई मेरा 0 क्यों आया। तो इसको अच्छे से समझ लो कि वाई एस वाई 0, वाई यू वाई यू साइन थीटा एंड सो ऑन। इफ ऑल द थिंग्स आर क्लियर देन इजीली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी। तो टी जो यहाँ से मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जल्दी से सब लोग देखें और देखें क्या कोई डाउट है इसमें। तो मैं पीछे ले आता हूँ, तो हमने क्या क्या किया। नो सर। अगर क्लियर अंशिका, यस सर। चेष्टा क्लियर है, यस सर। अमन, यस सर। ठीक है जी। तो ये सिंपल है, मतलब अब तक वैसे तो आप कर चुके होंगे, मुझे लगता है आपका आइडिया वैसे भी होगा, अदरवाइज होगा, लेकिन चलिए, तो मैंने यहाँ फिलहाल किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ रहा है वो आ रहा है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो जल्दी से बताओ कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या किया जाए। सेकंड है मैक्सिमम हाइट, कौन सी इक्वेशन, एंड बिटवीन विच 2 पॉइंट्स। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो आपको बेसिकली मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पिक करना है पॉइंट O एंड पॉइंट दिस 2 ग्रीन पॉइंट्स एक्चुअली, और इक्वेशन लगानी है y में, है ना। तो आपको मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, 0। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। और तो ये गया ऐसे है, बट आपने इक्वेशन केवल y में लगाई है। तो इनिशियल y कंपोनेंट क्या था, uy, एंड vy यहाँ पर ये है जो 0 है, और uy हमारा क्या था, u साइन थीटा, और ये जो है ये h है, डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन। h क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन। तो क्या ये एकदम इक्वेशन क्लियर है कि हम लगा सकते हैं, सब लोग बताएं। अंशिका, यस सर। है ना, कोई डाउट हो एकदम पूछना है, ठीक है, उसको लेके नहीं आना घर, यहीं पे रखना है। तो वी वाई स्क्वायर जो है वो यू वाई स्क्वायर है माइनस 2gh है, और ui को सॉरी मैं 0 रखूंगा, और ui मेरा क्या होगा, u साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है माइनस 2gh है, और यहाँ से h जो आ रहा है वो आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा मैक्सिमम हाइट का। तो इसे भी नोट भी करें, हर पॉइंट को समझें, और कहीं कोई डाउट हो तो एकदम पूछें। बोलो बेटा, क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है, यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बताओ, अब क्या बचा, रेंज बचा, है ना। यानी कि रेंज है क्या, ध्यान से देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन। बॉल ऐसे गई, ऐसे वापस आई, लेकिन एक्स में कितना गई, है ना, वही तो हमें चाहिए, वही तो रेंज है। तो रेंज इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन। तो चलिए आते हैं आगे। तो थर्ड पार्ट,
रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। और ये है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर केस इंक्लाइन प्लेन पे होगा, कहीं होगा, वो अलग बात है, बट यहाँ जो आने वाला है, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ तो आप भी देख लेना, स्पेलिंग में लें, डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा, डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम में ये है, तो रेंज जो है बेसिकली वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट, दिस इज रेंज। तो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में ये इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो एस एक्स तो भैया आर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यू एक्स क्या है, वो यू कॉस थीटा है, टाइम पुट कर लेंगे अभी। और ए एक्स क्या है, वो जीरो है, ये ध्यान रखना, सिंस ए एक्स इज जीरो। पहले लिख चुके थे हम लोग, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स वो जीरो है, तो हमने आराम से यहाँ पे ए एक्स को जीरो पुट कर दिया। और पुट करने के बाद क्या मिला, रेंज आ गया u cos थीटा, और टाइम अभी निकाला था शायद, पहले वही निकाला था, 2u sin थीटा बाय g, आपको याद होगा 2u sin थीटा अपॉन g। अब एक फॉर्मूला होता है जो शायद आपको मालूम है कि ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा जो होता है वो होता है sin 2 थीटा। क्या मालूम है ये फॉर्मूला? यस सर। शाबाश। तो यहाँ पे हम लिखते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो इसे अच्छे से नोट कर लो। तो ये हमारा रेंज का एक्सप्रेशन है। तो थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, जिस एंगल पे फेंका हमने, u है इनिशियल स्पीड, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज रेंज। देख लो ध्यान से, क्या ये क्लियर है? सर ए एक्स जीरो कैसे हो गया? ओके, सबसे पहले देखो हमने कहाँ लिखा था, बहुत पहले लिखा था क्या? सर इस लास्ट वाले में ही लिखा है। एक मिनट, हाँ वही है। यहाँ ये देखो ध्यान से, एक्स जीरो, और ये मैंने यहाँ समझाया था कि क्यों है, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा, अगर ये वेक्टर नीचे है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये 90 है ना, है ना। तो g cos 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो, तो इसलिए आ गया जीरो। ओके। चलिए, तो r जो है वो आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। एकदम डन, क्लियर है? यस सर। यहाँ पे दो एक छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, कौन से एंगल पे होती है, ठीक है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। ये दो बातें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे फुटबॉल को आप किक लगा रहे हैं, ठीक है ना, अब आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री पे लगा दो, 60 पे लगा दो, 45 पे लगा दो, ताकत तो उतनी है भाई, उतने से किक मारेंगे, लेकिन बॉल मैक्सिमम दूरी पे जाए, यानी उसकी रेंज मैक्सिमम हो, इसके लिए एंगल क्या चूज करें, है ना, जिससे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। कोई जवाब किसी को याद है, अच्छे से बता सकता है अभी फटाफट? रेंज मैक्सिमम होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, या चलो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अरे भाई एंगल कुछ भी रख दें तो साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो आंसर इज +1, है ना, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस। ओके, तो साइन 2 थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा रेंज मैक्सिमम आ जाएगा, जो कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान देखो फॉर्मूला, u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो आर के मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो होती है u स्क्वायर अपॉन जी। क्या ये क्लियर है? क्लियर यस है? सर। ओके। और साइन 2 थीटा अगर 1 है तो 2 थीटा कितना है, 90, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो 2 थीटा 90 है, तो थीटा कितना हो गया, 45। इसका मतलब अगर हम 45 डिग्री पर अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखते हैं
तो हमारी जो रेंज होती है वो होती है मैक्सिमम। फुटबॉल खेल रहे हैं, सबसे पीछे पास देना है, सबसे पीछे वाले प्लेयर को देना है, तो हमें एंगल जो रखना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 45, है ना। ताकत तो उतनी लगा पाएंगे, पर 45 रखेंगे तो मैक्सिमम दूरी पर जाएगा वो फुटबॉल, राइट। तो रेंज मैक्सिमम होती है व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 एंड द वैल्यू इज यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे अगली क्लास, ठीक है ना। इसको हम आगे ले जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। तो ये सीक्वेंस भी ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, मोशन ग्रेविटी इक्वेशन, बेसिकली जो मोशन के कहते इक्वेशंस थे वो हमने लिखे लास्ट क्लास में, उसका एप्लीकेशन देखा, आज थोड़ा बहुत देखा, कैलकुलस मेथड्स उसको ड्राइव किया, है ना। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी देखा, और वहां से हम आ गए प्रोजेक्टाइल में। और प्रोजेक्टाइल में जब घूमते रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो हमें काइनेमेटिक्स का एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा, बड़े अच्छे टाइप्स होते हैं, है ना। तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन में तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि 2D को 1D में कन्वर्ट करके ही करना है। तो यहाँ पे आपका एक एक्सपर्टाइज आ जाएगा अब तक के पार्ट में, ठीक है ना। उसके बाद इंडिपेंडेंट टॉपिक, अलग सा टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन ग्राफ्स, है ना। ये दो टॉपिक होंगे जिसको हम धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास यहीं से रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगली क्लास। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।